हेलो माय डियर सीएस ईपीएस पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप भी जहां हैं सब कुशल मंगल हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और वो क्या है, ऑल अबाउट सीएसईपी, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में हम बहुत अच्छे से बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि हम बहुत कुछ यहां पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपको सब कुछ बताएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस वीडियो को देखना और इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट हियर। फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, कंसेशन है क्या इस फीस में, यस यस यस, कट ऑफ डेट्स क्या है सर रजिस्ट्रेशन के, ये जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे सर, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप बताइए। एग्जाम कब कंडक्ट होता है सर प्लीज बताइए। रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है और एग्जाम एक अलग चीज है, तो सर प्लीज बताइए। और उसकी एग्जाम फीस क्या होगी, उसको फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कब फाइल करना है, और सर रिजल्ट कब अनाउंस होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का। और सर उसके साथ साथ क्या ऐसा है क्या, मैंने सुना है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आप किसी सब्जेक्ट से एग्जम्पशन पा सकते हो, मतलब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की और एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। सर ऐसा है क्या सर, अगर है तो हमारे लिए है क्या, वो सब हम यहां पर जानेंगे। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कौन सी ट्रेनिंग की जाती है वो भी जानेंगे, और उसके साथ साथ पोस्ट रजिस्ट्रेशन फीस भी क्या होती है वो भी जानेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग कंप्लीट एक वीडियो लेकर आ रखे हैं जो आपको बताएगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में, एवरीथिंग ऑल अबाउट। सो बने रहिए, है ना। So first of all, congratulations, my dear CSEP aspirants, because you have cleared CSEET. Congratulations, kudos. Okay, so अब CSET का जो एंट्रेंस टेस्ट था CS का, वो फाइनली आपने कवर कर लिया। तो आई बिलीव यू आर द फ्यूचर CS. Am I right or not? Yes, sir. And still you have a tension, fear. कि सर फाइनली हाउ कुड वी अंडरस्टैंड द ऑल अबाउट CSEP लेवल्स परफेक्टली। अरे मैं हूं ना आपको बताने के लिए यहां पर आया हूं, तो बस बने रहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, जहां चाह वहां रहा, एंड यू आर अ ब्रेव मैन यार, यू आर अ शूरवीर, तो डरते नहीं है। तो चलिए इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग एक मोटिवेशनल चीज सुनते हैं जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए CS एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है, एक पोएम, और वो है शूरवीर, आप लोगों के लिए है। और जिसने CSEET दे लिया है, CS फाउंडेशन दे लिया है, वो जान रहे होंगे कि इस पोएम का मतलब क्या है। तो चलिए, तू शूर तू वीर तू ही शूरवीर, ये तू भूल जाना नहीं, क्या सफलता क्या असफलता तूने है कभी माना नहीं, रुकना नहीं थकना नहीं, चलना बस चलना तूने है जाना यही, आए पथ में लाख दिक्कतें तूने कभी हार माना नहीं, तोड़ सारी जंजीरें तूने है हार पहनाया वही, है अदम्यता तुझमें जिसे जीता ना जा सके कभी, है चट्टानियत तुझमें जिसे विचलित ना किया जा सके कभी, तो तू शूर तू वीर तू ही शूरवीर, ये तू भूल जाना नहीं। कैसी लगी पोएम, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कैसी लगी ये पोएम, और याद रखिएगा आप लोग शूरवीर हैं। तो चलिए बने रहते हैं। सो ICSI हैज चेंज्ड द न्यू, ICSI ने जो है CS कोर्स पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया है, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ CSEP लेवल भी रिफॉर्म हुआ है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, and hello to all my lovely dears. This is your friend and mentor Govind Belal, and once again warm welcome in my channel GB Info Time. ओके, तो क्या आप तैयार हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलने के लिए? बहुत जरूरी है। देखिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि CS कोर्स 2020 से क्या हो चुका है, फिर भी छोटा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं। दो बड़ी बातें करूंगा और उसके आगे फिर हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, अब हमारा जो है CSEET एक एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है CS कोर्स के लिए, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपने कंप्लीट किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 2 लेवल है CS कोर्स को कंप्लीट करके अपना नाम से पहले टैग लगाने के लिए CS का।
तो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम खत्म करते हो, इमीडिएटली आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो 21 मंथ्स की है। Am I right? But yes, in the period of executive program, you have to do a one training. So we will discuss in this session also. Let's start. So we have this kind of this agenda. So step by step, we will cover all kind of agendas. Let's start. So eligibility criteria. जी हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सर हमको पता है, ये उनके लिए भी है वीडियो जिन्होंने CSET का CS फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दिया है। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, हमने तो दिया है सर। वेट, लेट्स स्टार्ट। आफ्टर पासिंग CSEET लाइक यू, आफ्टर पासिंग CS फाउंडेशन प्रोग्राम लाइक यू, जिन्होंने ओल्ड सिलेबस लिया था CS कोर्स का, और जिन लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स लिया था और उनका फाइनल एग्जाम भी दे दिया है ना, और उसमें वो पास भी हो गए हैं, ये 3 लोग जो हैं एलिजिबल हैं CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। आई बिलीव आपको समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। और रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? कहीं कहीं पर 10,600 है, कहीं कहीं पर 15,600 है। सर ये क्या है सर? स्टेट वाइज है क्या, सब्जेक्ट वाइज है क्या? वेट बताता हूं, आगे चलेंगे एक एक करके। ओके, और याद रखिएगा यहां से एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से एग्जैक्टली आपका CS कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? और CS बनने के लिए आपको जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को रजिस्टर कर दिया, ठीक उस समय से लेकर आप यू हैव 5 years वैलिडिटी टू कंप्लीट योर CS कोर्स। एंड हालांकि 3 से 3.5 साल में आराम से विथ ट्रेनिंग आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है, ट्रस्ट मी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो विद इन 5 ईयर का टारगेट रखना है सर, उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। बट डियर, वी आर अश्योर वी हैव टू कंप्लीट विद इन अ टाइम पीरियड, दैट इज 3 and 5 years. Are you getting or not? That's great. Let's start. Okay, हाँ, अब ये मुझे मालूम है। अब आप पूछेंगे सर रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताओ, 10.5, 15.5 दिख रहा है, 5,000 का डिफरेंस है, प्लीज सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या लिखा है ICSI ने, फी पेएबल बाय द स्टूडेंट हु हैव पास्ड। तो जिसने CSEET पास कर लिया है या जिसने CS फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पास कर लिया है, दोनों के लिए सेम बातें हैं। क्या कि उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी 2,000 रुपए। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की टोटल फीस बताई जा रही है जो आप एक साथ पेमेंट करोगे। जिस तरह से आपने CSEET का पेमेंट किया था, ठीक उसी तरह से पेमेंट करना है, ठीक है, उसी साइड में जाकर। तो रजिस्ट्रेशन फीस बाइफर्केशन बता रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 है, उसके बाद एजुकेशन फीस 6,500 है, दोनों को ऐड कर लो। अब CSEET एग्जामिनेशन फीस, आपने तो एग्जाम दिया हुआ है तो ये आपके लिए नील है। प्री एग्जाम टेस्ट फी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको सब्जेक्ट वाले पॉइंट्स में कवर करूंगा, ठीक है। यस, आपको एक एग्जाम और देना पड़ता है एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने से पहले, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी फीस कितनी है? 1,000 ऐड कर लो। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका भी फीस आपको अभी पे कर देना है, 600 रुपया। और चार्टर सेक्रेटरी जनरल सब्सक्रिप्शन, इट्स लाइक अ मैगजीन लेकिन ये CS का मैगजीन है और मैं सजेस्ट करूंगा ये आपको लेना चाहिए बिकॉज इट्स ऑप्शनल। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर लूं कि नहीं लूं, 500 रुपया बच जाएगा। डियर, अब आपने इतना सारा पैसा भर दिया है, सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर 500 रुपीज? व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? जस्ट गो फॉर दिस चार्टर्ड। सीरियसली, आपको मंथली बेसिस में ये चार्टर आता है। और सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, ICSI जो है ना, जो आपके CS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट्स, व्हाटएवर द अमेंडमेंट्स, जो भी चेंजेस होते हैं वो इसमें बताता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सही में बोलूं ये लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ये काम आता है। सो इट्स अप टू यू, यू हैव टू बाय और नॉट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल फीस देखो कितनी हो गई, 10,500 रुपए, 10,600। इज दैट क्लियर? Sir, 15,600 is for, yes, everything is same in this criteria. जो भी बच्चा ICAI, CA याद आ रहा है कि CSEET, CS फाउंडेशन और उसके अलावा 2 लोग जिन्होंने CA फाइनल कंप्लीट कर दिया है या फिर CMA फाइनल कंप्लीट कर, हाँ, तो जिन्होंने CA फाइनल या CMA फाइनल कंप्लीट कर दिया है उनके लिए 15,600 है। सर 5,000 का डिफरेंस क्यों? बिकॉज they have CSEET exemption. Yes, those who have complete this course,
दे डोंट नीड टू गो फॉर CSEET एंट्रेंस एग्जाम। जब इन्होंने इतना अच्छा लेवल कवर कर लिया है तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्यों देंगे? बट द थिंग इज दैट दे हैव टू पे एडिशनल 5,000 rupees at the time of admission. Is that clear? That's great. So if you comes under CSET or CS Foundation, then you have to pay 10,600, or otherwise you have to pay 15,600 for getting exemption in CSEET exam. Am I right? Understood? That's great. Let's move on another slide. So now we will discuss about the concession in fees. Sir, do we have a concession in a registration fees? Yes, of course. But the thing is that आप इस क्राइटेरिया में, इस कैटेगरी में आने चाहिए, अदरवाइज नो, यू हैव टू पे 10,600 और 15,600. लेट्स सी यू कम्स इन दिस कैटेगरी और नॉट. तो यहां पर सबसे पहला कैटेगरी दिया, इफ यू आर इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी, then you have a 15% concession. Let's take an example of 10,600. So 50% is what? 5,300. Is that clear or not? Got the point? That's great. Then next, physically handicapped. And for that you must have a certificate. अगर आप physically handicapped हैं तो आपको just registration fee pay करनी है. And you should know, we have already discussed the registration fee is only 2,000. Am I right? So you have to pay only 2,000. That's it. So that means 8,600 is totally exempt for you if you comes in physical handicap criteria. Understood? सारी चीजें एक साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं तो आप बोलोगे सर सारी चीजें एप्लीकेबल हैं क्या? नहीं, जो आपको लेना है कोई एक. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ICLS ऑफिसर्स, ये इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का. उसमें अगर कोई काम कर रहा है वो ऑफिसर को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तो अब आपको अच्छे से मालूम है, उनके जो भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको 100% जो है एग्जेम्पशन है. दे डोंट नीड टू पे फी. ओके नेक्स्ट. यस ऑफ कोर्स दे नीड अ सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, जो भी शहीद हुए हैं किसमें? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स में, उनकी जो विधवा है या फिर उनके जो भी बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोर्स करना चाहते हैं और अगर वो एग्जीक्यूटिव में हैं तो उनको भी 100% एग्जेम्पशन है. ये बहुत अच्छी बात है. तो प्लीज अगर इस कैटेगरी में कोई आता है तो आप ध्यान दे दीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और कोई भी स्टाफ, पर्सनल मींस स्टाफ किसका? आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का या फिर पैरामिलिट्री फोर्स का, जो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है. परमानेंटली डिसेबल का मतलब होता है अब वो काम नहीं कर पाएंगे जिस काम के लिए वो जुड़े थे. और ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो कोई वॉर में या कोई मिशन में हुआ हो. तो अगर ऐसा कुछ है तो वे अगर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो उनको जो है 100% जो है एग्जेम्पशन. आर यू गेटिंग? दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट, अगर कोई ऑलरेडी सर्विस में है या फिर रिटायर हो चुका है, कौन? आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले या नेवी वाले या पैरामिलिट्री फोर्स वाले, देन ऑल्सो दे कैन डू executive program if they want, and they will get 50% concession. I believe this slide is very much clear for you and it is very important. Am I right? So let's move on next slide. That's great. Now we will discuss about the cut-off date for registration. This is very important कि सर फाइनली लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का एग्जीक्यूटिव का. एक चीज याद रखना, 365 दिन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का विंडो ओपन है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. लेकिन बात ये आती है कि हम कब एलिजिबल हैं. तो डियर, आप जो हैं नॉर्मली 4 बार, नॉट 4 बार, मतलब टोटल 4 बार जो है आपको मौका दिया गया है कि CSET का जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम 4 बार आपको मौका देंगे. आप चारों में से जो नजदीक के मौके हैं उसको ग्रैब करो और उसका रजिस्ट्रेशन करो. ठीक है, समझते हैं इस बात को. सबसे पहले CSET को समझते हैं. जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि CSET का एग्जाम के बाद रिजल्ट कब आता है, उसी महीने में एग्जाम होता है और उसके लास्ट उस महीने के 4th वीक में जो है रिजल्ट आ जाता है. तो आपको मालूम है एग्जाम कब होता है? मई, जुलाई, नवंबर और जैन, है ना. इन 4 समय में CSEET का एग्जाम होता है और रिजल्ट भी इसी महीने के 4th वीक में आता है. अब आपको देखना है कौन से महीने में आपका रिजल्ट आया है. इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज ध्यान से समझना. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मई मंथ, आपने मई में एग्जाम दिया
और मई के एंडिंग 4th वीक में आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सवाल क्या आता है कि इमीडिएट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्यों? क्योंकि उसके नजदीक का कट ऑफ डेट जो है ना 31 मई है। हाँ, मई महीने में एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया और उसके इमीडिएट लास्ट डेट तक इसका कट ऑफ डेट। यस, तो आपको याद रखना है कि 31 मई से पहले मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बेनिफिट क्या है, इसके सब्जेक्ट्स हम आगे देखेंगे। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जो कि 2 हिस्सों में बटा है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है कि नहीं? तो आप दोनों मॉड्यूल जो हैं उसी साल के दिसंबर में दे सकते हैं। मई में आपका रिजल्ट हो गया है ना, मई में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो देखो आप जो है दिसंबर में 2 मॉड्यूल देने के लिए, दोनों मॉड्यूल देने के लिए एलिजिबल है, मतलब 8 पेपर देने के लिए एलिजिबल है। और आपको पढ़ने का मौका जो है पूरा 6 महीना मिलता है। अच्छे से समझ लो पहला एग्जाम्पल, बाद में सब अच्छे से समझ जाएगा। मई के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हो गए और दिसंबर में एग्जाम है ना। तो मिनिमम 6 मंथ आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए। ये जो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, ये जो है ना साल में 2 बार एग्जाम लेकर आता है। CSET 4 बार लेकर आता है, लेकिन ये कितने बार लेकर आता है? सिर्फ 2 बार, दिसंबर में और जून में, या फिर कह लो जून में और दिसंबर में, ठीक है? जून दिसंबर बस। तो आपको बस ये देखना है कि कौन से नजदीक में आते हैं। और आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो, एक सिंपल फंडा बताता हूं आपको, एग्जीक्यूटिव जब भी रजिस्ट्रेशन करना है, बस आपको याद रखना है कि जून या दिसंबर में कम से कम, जून में अगर आप दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन से लेकर जून में 6 महीने का गैप कम से कम होना चाहिए। अगर 6 महीने का गैप है तो आप दोनों मॉड्यूल दे सकते हो। या फिर आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर 6 महीने से कम गैप है तो आप सिर्फ कोई भी एक मॉड्यूल दे सकते हो। उसका एग्जांपल आगे बैठा है, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपका रिजल्ट कब आ गया CSET का? जुलाई में आ गया। अब जुलाई के बाद जून तो खत्म हो गया, तो अगला एग्जाम कब होगा एग्जीक्यूटिव का? दिसंबर में। तो अभी मुझे बताओ, इमीडिएट आपको एडमिशन लेना है, ठीक है कि नहीं? 31 जुलाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो 31 जुलाई के बाद जुलाई का महीना खत्म हो गया। अब दिसंबर बताओ कितना महीना है? जुलाई के बाद आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 4 महीना। 6 महीना कम से कम गैप होना चाहिए स्टडी करने के लिए, तो यहां पर आपको कितना मिला? 4 महीने का ही गैप मिला है। दैट मीन्स इन दिसंबर यू कैन गिव ओनली 1 मॉड्यूल, एनी मॉड्यूल, वो आप डिसाइड करो बाद में। सर बाद में कब? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है और एग्जाम का फंडा अलग है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। आपने आज रजिस्ट्रेशन किया, इफ यू हैव मिनिमम 6 मंथ for the exam, that means you are eligible for how much? All subject, all module. If you are below than 6 months, then you can give only 1 module. Is that clear or not? एक मॉड्यूल में 4 पेपर होते हैं, ठीक है? अब और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो यहां पर मैंने दिसंबर की बात कर ली, अब अगला पैटर्न है जून के लिए। किसके लिए? अगला पैटर्न किसके लिए है? जून के लिए। तो जून के लिए भी 2 फंडे हैं। अगर आपने नवंबर में CSET का एग्जाम दिया तो रिजल्ट भी उसी महीने में आ जाएगा, तो उसका लास्ट डेट क्या रहेगा? 30 नवंबर, उसी महीने के। और नवंबर के बाद कौन सा एग्जाम, कौन सा डेट आता है? इमीडिएट दिसंबर। तो यार ये तो मतलब कुछ मिला ही नहीं पढ़ने को, तो अब सीधा जंप कहां होगा? जून में। हाँ, आप डायरेक्ट किसके लिए एलिजिबल हो? जून के लिए। क्योंकि देखो नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 6 महीने हो गए। तो इमीडिएट 6 मंथ में आप क्या कर सकते हो? एग्जाम दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर 6 महीने का गैप है, सो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ मॉड्यूल। इज दैट क्लियर? और अगर आपने जैन में एग्जाम दिया है तो जैन में रिजल्ट आएगा, और कट ऑफ डेट के हिसाब से लास्ट डेट कौन सा है? 31 जनवरी। तो अगर आपने 31 जनवरी को रजिस्ट्रेशन किया है तो नजदीक का महीना कौन सा है एग्जाम के लिए? जून या दिसंबर? जून, सही है ना? तो बताओ जैन के बाद क्या आएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कितना महीना हुआ? सिर्फ 4 महीना। इट इज बिलो देन 6 मंथ, सो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 क्रू। आर यू गेटिंग और नॉट? तो देखो यहाँ क्या लिखा है? सिंगल मॉड्यूल, बिकॉज यू हैव ओनली 4 मंथ्स। तो मोटा मोटा आपको समझ में आया? Whenever you want to get registration for executive program, you have to think the near exam month, जून और दिसंबर, जो नजदीक में आ रहा है वो देखो। अब जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो देखो कि 6 महीने का गैप आ रहा है कि नहीं। अगर 6 महीने का गैप नहीं आ रहा है नजदीक के एग्जाम मंथ में, तो मतलब आप कम से कम 4 महीने का गैप होना ही चाहिए, और वो 4 महीने के गैप के लिए आप एक ही मॉड्यूल दे सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी CSET का पहला जो एग्जाम हुआ है वो बहुत डिले हुआ। जुलाई का एग्जाम जो है अब सितंबर में, अगस्त में आया और सितंबर में रिजल्ट आया।
तो सितंबर में रिजल्ट आया तो अभी CS एग्जीक्यूटिव का विंडो खुला रहेगा, है ना। तो अभी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर आप जाओ तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का कौन सा टाइम है, ये देखो 30 नवंबर तक का टाइम है। तो मतलब आज से लेकर आज, मान लो आज तुम्हारी एग्जैक्ट तारीख कितनी है, मान लो आज तुम्हारी तारीख है 18 सितंबर 2020। 18 सितंबर 2020 अगर आज तारीख है तो आपके पास 30 नवंबर तक का विंडो ओपन है। तो 30 नवंबर तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप आज भी रजिस्ट्रेशन करते हो, क्योंकि लास्ट डेट 30 नवंबर है, लेकिन आप आज 18 सितंबर को रजिस्ट्रेशन भी करते हो, तो क्या दिसंबर आपका भले ही नजदीक में आ रहा है तो क्या 4 महीना कवर कर रहा है? लेट्स काउंट, अक्टूबर, नवंबर, नहीं 2 ही महीना हुआ। तो मतलब दिसंबर एग्जाम आपके लिए एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि आप 2 महीने में 8 पेपर कैसे पढ़ सकते हो? सिंपल है। तो आगे बढ़ेंगे तो सिंपल सा आपको मालूम है, फिर आता है जैन से में 5 महीना, तो ये तो ऑलमोस्ट 5 महीना प्लस ये 2 महीना, 6 महीने के ऊपर हो गया। तो आप लोग डायरेक्टली कब के लिए एलिजिबल हो? यस, जून के लिए। और जून के लिए एलिजिबल हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला फंडा, आप दोनों मॉड्यूल दोगे। आर यू गेटिंग और नॉट? यस, इट्स सिंपल। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट, आई विल गिव यू द परफेक्ट सोल्यूशन एज पर द योर सिनेरियो। इज दैट क्लियर? अदरवाइज आप थोड़ा सा रिवाइंड करना और वापस से इसको देखना। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया। दैट्स ग्रेट। दिस इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन, नॉट रिलेटेड टू एग्जाम फी, एग्जाम फी का डेट एंड ऑल। इज दैट क्लियर? बोथ आर डिफरेंट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट we will talk about subjects, and you know very well, already I told you that there is a 8 subjects। तो यहाँ पर 2 मॉड्यूल हैं बेटा। नोट हम बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम मॉड्यूल देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 मॉड्यूल इज नथिंग बट अ ग्रुप। तो बेटा 2 मॉड्यूल हैं आपके पास, आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और इस 2 मॉड्यूल में जो है आपके टोटल 4 पेपर है प्लीज, और मॉड्यूल 2 में 5, 6, 7, 8 करके 4 पेपर। इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। तो टोटल 8 पेपर है। आपको सबसे पहला आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इसमें आपको जनरल लॉज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी बहुत सारी स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिलोसफी ऑफ लॉ इज नथिंग बट द ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये मैंने यहाँ पर अभी नहीं बनाया है। इसके बारे में अच्छे से एक एक सब्जेक्ट के बारे में बाद में अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि पेपर 1 जनरल लॉज है। दूसरा पेपर 2 एंड पेपर 3 इज प्योरली बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट 2013। जो आपने CSEET में पढ़ा था वो जस्ट एक बोलते हैं ना झरोका था, अब उसके अंदर की डिटेलिंग माइक्रो लेवल पे यहाँ पर आएगा। तो कंपनी लॉ के बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में, और उसके बाद कोई भी कंपनी को सेट करना है और उस कंपनी को क्लोज करना है, वाइंड अप करना है, तो कानूनन कंपनीज एक्ट 2013 और उसके साथ साथ कुछ अदर लॉज जो हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। इट्स अ वेरी डीप, एंड फॉर CS दिस 2 पेपर इज बाइबल। इज दैट क्लियर और नॉट? एकदम अच्छे से इसको मतलब पूरा ले लेना है। इज दैट क्लियर? और सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ आपके लेना है, सब कुछ आपके लेना है, सब कुछ। टैक्स लॉ ग्रेजुएशन करते हो आप तो TY BCom में आपको टैक्स है, लेकिन आफ्टर 12th ऑन डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव में जा रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो 3 साल पहले आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यहीं पर आपका टैक्स लॉ शुरू हो जाएगा। तो यस, एवरी पेपर, ईच एंड एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मॉड्यूल 2 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंट से रिलेटेड है, और उसी में लास्ट पेपर जो है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों जो है अकाउंटिंग एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो है कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज होती है, और यहाँ पर प्योरली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है। अभी फिलहाल इतना ही, इसकी डिटेलिंग बाद में करेंगे। फिर है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। आपने SP सेक्रेटरी प्रैक्टिस में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, सेबी, है ना। तो सेबी एक्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट है कि नहीं? सेबी लॉ पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस। तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंपनी पब्लिक के बाद लिस्टेड हो जाती है तो कंपनी सेक्रेटरी को इसका नॉलेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। यस। उसके बाद इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। तो ऐसे लॉ जो इकोनॉमिक है, बिजनेस लॉ है और कमर्शियल लॉ है। लेट्स टेक एग्जांपल। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसका एडवांस लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा, पार्टनरशिप एक्ट मिलेगा, नेगोशिएबल एक्ट मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू। इज दैट क्लियर ना? एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, सीरियसली। उसके बाद देखो नोट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होगा कंडक्टेड एट डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर, मतलब आपको बकायदा सेंटर में जाना पड़ेगा, जो भी आपको मिलेगा नजदीकी।
जैसा आप सेलेक्ट करते हो, और एग्जाम होगा 1 पेपर 1 डे, एक दिन में एक पेपर होगा। इज दैट क्लियर? 100 मार्क ईच पेपर, ये सब जो है एक एक जो पेपर है ना 40 मार्क का ना 50 मार्क का, ये कितने का है? 100 मार्क का है। मतलब टोटल कितना हो गया एक मॉड्यूल के हिसाब से? 400 मार्क। ठीक है, मैं एक मॉड्यूल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा आपको पता है कि सिंगल मॉड्यूल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मॉड्यूल वाइज ही समझेंगे। आगे टोटल टाइम जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट को 3 घंटा। जनरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पैटर्न, मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको डिटेल में लिखना है, थियरी टाइप। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर 4, 5, 8 एमसीक्यू है। 4, ये देखो पेपर 4, 5, 8 ये आपका एमसीक्यूज है। दैट इज गुड। OMR शीट मिलेगी आपको सेंटर में और वहां पर आपको वो टिक करना है। तो याद रखिएगा पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 8 इज एमसीक्यू बेस्ड। ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि इसका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन डीप नॉलेज मैंने आपको ऑलरेडी रेड कलर करके बता दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं। दैट्स ग्रेट, नो नेगेटिव मार्किंग स्टिल। मॉड्यूल वाइज देखेंगे तो यस मैंने आपको बता दिया 400 मार्क का होगा, और CSCT में आपको मालूम है 40-50% वाला, एक सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ये तो आपको सबको मालूम है ना? तो यस, यहां पर भी मॉड्यूल वाइज। ठीक है, जब आप एक मॉड्यूल दोगे तो एक मॉड्यूल में हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स 40% आना चाहिए। तो यस 100 का कितना होगा? 40 मार्क्स, और चारों सब्जेक्ट का मिलाकर कितना आना चाहिए? 200 मार्क्स, क्योंकि 400 मार्क का है, 50% कितना हो गया? 200 मार्क। इज दैट क्लियर और नॉट? और मॉड्यूल 2 में भी सेम फंडा। सर अगर हमने सारे एक साथ दे दिए तो? स्टिल अगर आपने सारे भी दिए हैं ना तो भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के हिसाब से देखा जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कि कौन से मॉड्यूल में बच्चा एग्रीगेट लेकर आया है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस, दैट्स ग्रेट। तो हमारा ये कवर हो गया है और ये भी कवर हो गया है। और यस, जो मैंने आपको कहा था मैं प्री एग्जाम के बारे में बताऊंगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। प्लीज ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है? बिफोर एनरोलिंग फॉर एग्जामिनेशन प्री एग्जाम टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। प्री एग्जाम टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। प्री एग्जाम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के एग्जाम से पहले प्री एग्जाम। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एग्जीक्यूटिव में, अब आप क्या करोगे? अपनी पढ़ाई शुरू करोगे और जून या दिसंबर के हिसाब से आप जो भी एग्जाम देने वाले रहोगे उसकी तैयारी करो, है ना? तो जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम आएगा, ICSI बोलता है कि भाई तुमने कितना पढ़ा, तुमने कितना ज्ञान हासिल कर लिया, हमें भी तो बताओ। सर बताएंगे ना एग्जाम देकर? ना 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 ना, आप पहले बताओ आप कितना प्रिपेयर हो। जब तक आप प्रिपेयर हो कि नहीं हमें पुख्ता ना हो जाए, हम आपको भैया एग्जाम एग्जीक्यूटिव का नहीं देने देंगे। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, ये MCQs टाइप होंगे ऑनलाइन। ICSI के वेबसाइट में आपको लॉगिन आईडी ये सब मिल जाएंगी। आप उस लॉगिन आईडी के बेस पर, आपको उसका बराबर मेल भी लाता है, आप उस लॉगिन आईडी के बेस पर जब कभी भी 24/7, क्या कहा मैंने? 24/7, जब कभी भी आपको लग रहा है कि मैं अब तैयार हूं एग्जाम देने के लिए, आप दे दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम। यस, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब्जेक्ट आठों सब्जेक्ट एक साथ देने हैं कि चारों सब्जेक्ट एक साथ देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन में, मैंने वापस कह रहा हूं मैं, आप अपने कंफर्ट जोन में कौन सा भी सब्जेक्ट का एग्जाम, प्री एग्जाम दे सकते हो। इज दैट क्लियर और? बस आपको वो क्वालिफाई होना। इज दैट क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? यस, दैट्स ग्रेट। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमको प्री एग्जाम देना ही है। ठीक है, अगर सर हम फेल हो गए तो? मान लो मैं 4 पेपर का दे रहा हूं एक एक करके और मैं कोई एक पेपर में फेल हो गया, नो वरी, आपका फीस आपको याद है, आपने ऑलरेडी पहले दे दिया 1000 रुपीज, बस वो आपने एक बार दे दिया है। उसके बाद आप जितने बार आपको पेपर देना है दे दो। पास हो गए फिर देना दो, फेल हो गए फिर दो। बस ये है कि CS इंस्टीट्यूट बस ये कहना चाहता है कि जब तक तुम प्रिपेयर नहीं हो देते रहो। इज दैट क्लियर नॉट? स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कमेंट, आई विल रिवर्ट एज पर योर सिनेरियो। आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में ज्यादा होती हैं। फॉर एयर ऑल इंडिया रैंक मस्ट गिव ऑल पेपर्स। ऑल पेपर्स का मतलब 8 के 8 पेपर। ये प्लीज दिमाग में याद रख लो उन लोगों के लिए जो रैंक लाने की सोच रहे हैं। अगर आपको रैंक लाना है तो याद रखना आपको एक साथ 8 पेपर देना है। जब आप एक साथ 8 पेपर दोगे और आपके मार्क्स बहुत दमदार आएंगे तभी आपको रैंक मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक मॉड्यूल अभी देता हूं और एक मॉड्यूल में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा तो मुझे रैंक मिलेगा, नहीं। ICSI बोलता है इफ यू थिंक रिगार्डिंग द ऑल इंडिया रैंक देन यू हैव टू गिव ऑल 8 पेपर्स
in a particular exam. Is that clear or not? That's great. If you have still any doubt, comment. Is that clear? Next बढ़े, next slide में. That's great. So अब बात आती है कि सर हमको रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ डेट समझ गया है, हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, अब हमने पढ़ाई भी चालू कर ली है. अब सर अगर मैं जून में बैठा हूं, मेरा एग्जाम जून में होने वाला है, तो मुझे बताओ कि एग्जाम उसके कब कंडक्ट होंगे, और अगर दिसंबर में है तो कब. जवाब तो आपने खुद ही दे दिया. क्या है कि आपके एग्जाम जो हैं 2 बार होते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया एक्चुअली, है ना. आपका एग्जाम कितने बार होगा? सिर्फ 2 बार, है ना. जून या फिर दिसंबर, जून या फिर दिसंबर. और ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मई, जुलाई, नवंबर में जो रिजल्ट आएगा CSEE का, उसके हिसाब से आपको कब तक कट ऑफ डेट के हिसाब से रजिस्टर करना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि बोथ सिंगल, दिसंबर और जून कौन सा मॉड्यूल है. तो ये तो हमारा अच्छे से कवर हो गया. आर यू गेटिंग और नॉट? यस. अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है वो याद रखो आप. कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम. जनरली अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप जून एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जून में आपका एग्जाम है, चाहे बोथ एग्जाम हो या बोथ मॉड्यूल हो या सिंगल मॉड्यूल हो, ठीक है. तो यहां पर अगर आप जून में एग्जाम देने वाले हो तो याद रखना 1 जून से आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? यस. इमीडिएट 1 जून से आपके नॉर्मली अभी तक का सिनेरियो ऐसा है कि आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, और बीच बीच में छुट्टियां भी देते हैं आजकल, ठीक है कि नहीं. बहुत ज्यादा छुट्टी का एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन छुट्टियां मिलती हैं. और अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तो याद रखना दिसंबर में एग्जाम होता है 21 दिसंबर से. इज दैट क्लियर और नॉट? यस. जून में बेटा स्टार्टिंग में ही, और दिसंबर में ऑलमोस्ट आफ्टर 20 डेज. इज दैट क्लियर और नॉट? उस महीने के 20 दिन के बाद. प्लीज इस बात को याद रखना. और सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट कब अनाउंस होता है? जून में एग्जाम, जून के लिए एलिजिबल हो, जून में एग्जाम दे दिया तो आपका रिजल्ट 25 अगस्त को बाय डिफॉल्ट अनाउंस होगा. ये एक डेडलाइन है. जून खत्म हो गया, जुलाई का महीना खत्म, अगस्त के 25 को रिजल्ट आ जाएगा. एंड सेम इफ यू हैव डन योर एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देन 25 फरवरी. इज दैट क्लियर? जून मंथ में एग्जाम दिया तो कब आपका रिजल्ट आएगा? 25 अगस्त. और अगर दिसंबर में एग्जाम दिया तो कब आएगा आपका? 25 फरवरी. ऑलमोस्ट 1.5 महीने के गैप के बाद. इज दैट क्लियर? 1.5 महीना याद रखना, ठीक है. 25 तारीख, 1.5 महीना 25 तारीख. दैट्स ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है सर एग्जाम तो कब कंडक्ट होता है वो तो समझ में आ गया. सर रजिस्ट्रेशन फीस आपने बता दी, तो हमको रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जामिनेशन फीस भी बता दो, और उसके साथ साथ में फाइलिंग का टाइम भी बताऊंगा, ठीक है. चलो देखो, इतना तो अपने को मालूम है 2 टाइम होता है ये एग्जाम फाइलिंग. तो देखो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पर मॉड्यूल 1200 रुपया है. फी की बात आ रही है. एक मॉड्यूल में कितना पेपर है बेटा? 4 पेपर है. एक पेपर का प्राइस नहीं है, सीधा कंबाइन. यस, एक पेपर का कोई प्राइस नहीं है. मॉड्यूल 1 का ऑप्शन आएगा, मॉड्यूल 1 सेलेक्ट करना है, 1200 रुपया आपको पे करना है. अगर आप एलिजिबल हो दोनों मॉड्यूल के लिए तो मॉड्यूल दोनों आएगा, बोथ आएगा, और 1200 प्लस 2400. आर यू गेटिंग और नॉट? ग्रेट. उसके बाद अगर आपने एडमिशन लेट लिया, एग्जाम फीस लेट भरी, उसका डेट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस डेट के बाद अगर आप एग्जाम फी भर रहे हो तो यस आप भर सकते हो, बट यू हैव टू पे 250 इन लमसम. यस, सिंपल है. लेट फी का 250 चार्ज है, दैट्स इट. चाहे सिंगल दो या बोथ मॉड्यूल. चलो आगे बढ़ें. और अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया और आपने वहां पर अपना सेंटर डाल दिया, मॉड्यूल डाल दिया, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 व्हाटएवर, और मीडियम डाल दिया कि मुझे हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है. यस, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी दे सकते हो, और ऑफकोर्स इंग्लिश में ही देना है, ठीक है. तो मेनली हम बात करते हैं सेंटर और मॉड्यूल का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गलती से मॉड्यूल 2 की जगह मॉड्यूल 1 डाल दिए, या वाइस वर्सा, या फिर कभी हमने गलती से सेंटर कुछ और डाल दिया. कभी ऐसा हुआ तो टेंशन नहीं लेना है. आपको बोला जाता है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए 250 चार्ज लगेगा. जितने बार आप चेंज करोगे इतने बार. ये कब करेंगे हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है. और ये वाला पॉइंट तो फॉरेनर के लिए, जो फॉरेन में बैठा है तो उसको $100 जो है चार्ज लगेगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज ध्यान से देखना, हमारे सेशंस कौन से हैं? जून या दिसंबर. या तो आप जून में एग्जाम दोगे या तो दिसंबर में. तो चलो मान लीजिए आप जून के लिए तैयार हो रहे हो. कब के लिए? जून के लिए. आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो. अब जून में एग्जाम देना है आपको, लेकिन जून में एग्जाम देना है तो आपको ये भी पता है कि एग्जाम का फॉर्म भरना है और फीस आपको मालूम है. तो कब उसकी लास्ट डेट है? तो देखो, आपका एग्जाम फॉर्म कब शुरू हो रहा है? विंडो ओपन होगा 26 फरवरी को. कब ओपन होगा?
26 फरवरी को, और एंड कब होगा? एग्जैक्टली एक महीने में, 25 मार्च। इज दैट क्लियर? एक महीने का विंडो ओपन है। यहाँ पर आप विदाउट लेट फीस आप मॉड्यूल वाइज पैसा भर सकते हो, या तो 1200 या तो 2400। डन। लेकिन अगर आप 25 तारीख तक नहीं भर पाए मार्च के, तो आप उसके बाद वापस 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में लेट फीस से भर सकते हो, और लेट फीस टोटल कितना होगा? 250। इज दैट क्लियर? सेम फॉर दिसंबर, बस खाली क्या है, महीना चेंज हो जाएगा। अब मान लो आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, तो दिसंबर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बेटा आपका विंडो ओपन होगा एग्जाम फॉर्म के लिए 26 अगस्त और एक महीने के लिए 25 सितंबर विदाउट लेट फीस। ये अपना डिस्कस हो गया है। और विथ लेट फी उसके नेक्स्ट डे नया विंडो शुरू हो जाएगा और 10 अक्टूबर चलेगा, और उसके साथ 250 पे करना पड़ेगा। आपको मैं याद दिलाऊं इसका एक सिंपल फंडा, डेट कैसे याद रखनी है। आप मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट कब अनाउंस होता है? सर वेट, मुझे याद है, जून में अगर एग्जाम दिया है तो 1.5 महीने के बाद सर 25 अगस्त। तो बेटा 25 अगस्त को अगर रिजल्ट आ चुका है तो वापस से नया विंडो कब खुलेगा? उसके नेक्स्ट डे 26 अगस्त। तो देखो यहां पर देखो 26 अगस्त है ना, और 26 अगस्त का विंडो खुल रहा है किसके लिए? दिसंबर के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि बेटा 26 अगस्त का नजदीक का टाइम कौन सा है? दिसंबर का है। अब बात करते हैं किसकी? आपका रिजल्ट आता है कौन सा? अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिया तो कब आता है? 26 फरवरी को। तो 25 फरवरी ना, तो 25 फरवरी को अगर आपका रिजल्ट आता है तो नेक्स्ट डे कौन सा है? 26 फरवरी। और 26 फरवरी से विंडो वापस ओपन हो जाएगा, और नजदीक का एग्जाम कौन सा है? फरवरी के बाद जून वाला। तो देखो जून सेशन में 26 फरवरी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज ये स्लाइड तो आपके पास है। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये जो सेंटर मॉड्यूल या मीडियम आपको चेंज करना है, तो इसमें बोला गया 30 डेज बिफोर द एग्जाम कमेंस। आज आपने फॉर्म भर दिया एग्जाम का, अब आपका एग्जाम जो है आज से एग्जैक्टली 35 डेज में एग्जाम है, 35 डेज में। तो आपको याद रखना कि मेरे पास 35 डेज हैं, तो मुझे कम से मैक्स टू मैक्स 30 दिन दिया है। इस 30 दिन के अंदर जो है मुझे ये सेंटर विंटर चेंज करना है, और 30 दिन के बाद अगर 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो आप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स ग्रेट। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी, और वो है कि पेपर वाइज एग्जाम्शन। सर ये पेपर वाइज एग्जाम्शन क्या है? याद आ रहा है मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सर अगर मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेता हूं तो 8 पेपर हैं, लेकिन क्या 8 पेपर में मुझे किसी में एग्जाम्शन है? तो प्लीज बात को पहले समझो। इसको मैं 2 हिस्सों में बताऊंगा। पहला हिस्सा है किसके लिए? आप लोगों के लिए। आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लिया फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सो नाउ यू आर अ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टूडेंट। प्लीज बात को ध्यान से समझना। इज दैट क्लियर ना? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और फिर भी क्लियर नहीं होता है। सो आई बिलीव आपको मैं ट्राई कर रहा हूं यहां पर समझाने का, और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर फॉर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टूडेंट। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आप क्या बन चुके हो? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? अब आपके लिए सवाल है कि क्या आपको पेपर वाइज एग्जाम्शन है क्या? तो जवाब है यस, यू हैव अ पेपर वाइज एग्जाम्शन। आप कोई पेपर नहीं दे सकते हो। खुश नहीं होना है, ये आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। कब अच्छी न्यूज होगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो बाजू में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इफ नॉट फुलफिल्ड पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50%। सर CSEET CS फाउंडेशन के लिए है क्या? नहीं। आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपने एग्जाम भी दे दिया, और अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए। आप टोटल एग्रीगेट 50% नहीं ला पाए, या फिर 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं ला पाए। दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाए। तो ये सिनेरियो है। इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज्यादा गुड न्यूज नहीं है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते हो, तो क्या सवाल उठना चाहिए, सर तो क्या मुझे अगर मैंने मॉड्यूल 1 दिया, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं, 4 पेपर में सर अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और बाकी 3 सब्जेक्ट में पास हो गया, तो सर जब मैं अगली बार वापस एग्जाम दूंगा तो क्या मुझे 4 पेपर में एग्जाम देना होगा? या सर मैं 3 पेपर में पास हो गया हूं तो मुझे सिर्फ 1 पेपर में एग्जाम देना होगा? सर प्लीज इसके बारे में बताइए। कुछ तो ऑप्शन निकाला होगा ICSI ने।
वो ये ऑप्शन। आर यू गेटिंग? अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर फेल, या इसको सिंपल वे में कहूं, अनफॉर्चुनेटली अगर आपने 40% इंडिविजुअल 50% एग्रीगेट मॉड्यूल वाइज, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए, देन यू आर एलिजिबल फॉर पेपर वाइज एग्जामिशन एंड फॉर दैट देयर आर 2 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। इसकी गाथा हम नेक्स्ट स्लाइड से विद एग्जांपल समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझेगा। ये गाथा अगर मैंने आपको यहां बता दी तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्लीज बने रहिए और ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं समझता है लेकिन समझेगा। चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और ये आप समझो अपने आप को। आप कहते हो कि सर मैंने एग्जाम दिया था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 1 का, क्योंकि हम मॉड्यूल वाइज बात करेंगे, तो मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2। तो एग्जांपल में क्या ले लिया? मॉड्यूल 1। सर मैंने मॉड्यूल 1 का एग्जांपल दिया, एग्जाम दिया और सर देखिए मेरा रिजल्ट आया। और देखो रिजल्ट क्या बेटा, आप मुझे बताओ कम से कम कितना लाना चाहिए था इंडिविजुअली? 40%। तो बताओ 100 में से 40% कितना होता है? 40 मार्क्स। 40 है क्या? नहीं, कम आया तो ये फेल हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली। और बाकी 3 सब्जेक्ट में देखो क्या है, 40% से अबव है, यस सर, तो ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। लेकिन बताओ एग्रीगेट में 50% एग्रीगेट तो होना चाहिए, लेकिन 40% इंडिविजुअली आया क्या? नहीं आया, है ना, क्योंकि ये वाला मिसमैच हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो सर अब मैं अगली बार वापस जब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का एग्जाम दूंगा और जब मुझे मॉड्यूल 1 तो देना ही पड़ेगा, तो सर क्या चारों पेपर मुझे देना पड़ेगा या सिर्फ ये एक पेपर मुझे देना पड़ेगा जिसमें मैं फेल हुआ, 26 मार्क्स आया है? तो इस बात को हम समझते हैं कंडीशन से। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था 2 कंडीशन है, तो सबसे पहले हमको पहला कंडीशन देखना है। अगर हम इस पहले कंडीशन में फिट हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, अगर इसमें फिट नहीं हुए तब हम सेकंड कंडीशन में जाएंगे। प्लीज टेक अ पेशेंस, ठीक है, मैं रख रहा हूं पेशेंस एंड आई बिलीव आप रख रहे हो, बिकॉज यू आर शूरवीर। ये कभी बोलना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, चलना बस चलना है ना। चलो तो अब देखो, बताओ इस सिनेरियो में 40% एंड 50% अचीव हुआ? नो। तब आपके लिए ये कंडीशन शुरू। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया, और ऑफ कोर्स मॉड्यूल वाइज है, तो बोलता है आपका कम से कम आपने सारे पेपर अपेयर करने चाहिए। आपको एग्जाम सेंटर में जाना है और आपको पेपर लिखकर आना है, प्रेजेंट ही लगनी चाहिए। तो यस, हियर यू आर प्रेजेंट, हियर यू आर प्रेजेंट, हियर यू आर प्रेजेंट, हियर यू आर प्रेजेंट। दैट्स व्हाई ओनली यहां पर एब्सेंट नहीं लिखा है ना डियर। यस, अपेयर होना चाहिए, पहली बात हो गई। उसमें फिर दूसरी बात ये बोली गई है कि कम से कम 25 मार्क्स ईच पेपर लाना है। सर 25-40% बोला था सर। अरे 40% वाला तो पासिंग क्राइटेरिया, आप तो फेल हो गए ना। अब फेल हो गए तो आपको कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है? मिनिमम 25% इन ईच पेपर। तो चलो वापस देखते हैं, मिनिमम 25% मतलब 25 मार्क्स। यस, ये 25 मार्क्स आया। अरे सर ये तो आया ही है सर, ये दोनों कवर हुआ, देखो ये दोनों में टिक आया, मतलब यू आर अंडर फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन की बेनिफिट्स क्या हैं? पेपर या पेपर्स, एक पेपर या एक पेपर से ज्यादा जिसमें आपने स्कोर किया है मिनिमम 60 मार्क्स, मतलब ऐसे पेपर जिसमें आपने कम से कम 60 मार्क्स स्कोर किया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सर समझ में आ रहा है सर? देखो सर, ये मिनिमम 60% बोला, ये तो मैं ज्यादा आया, इसमें ज्यादा आया, सर इसमें नहीं आया, तो सर मतलब मेरे को इसमें एग्जामिशन मिलेगा क्या? तो देखो आंसर क्या लिखा है, कंसिडरिंग द अबव स्पेसिमेन केस यू आर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन इन 2 पेपर्स दैट इज CMA और ECL। ओ वाओ सर, मैच हो गया, हमको समझा, बिकॉज इट फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन। इज दैट क्लियर? सर लेकिन ITL में ना 50 आया है, देखो ना सर फिर भी नहीं हुआ। अरे भैया कुछ ना सही से कुछ तो सही, आप कम से कम 2 पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। सोचो अगर ये फंडा नहीं बनाया होता तो फिर आपको कितने पेपर देने होते? चारों के चारों। तो अब आपको बेटा कितना पेपर देना है? सिर्फ पेपर 1 और पेपर 4, और पेपर 2 एंड 3 आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम है। सर फीस कितनी देनी होगी? यस, मॉड्यूल वाइज है तो 1200 ही देनी पड़ेगी। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कमेंट। यस सीरियसली, इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। अब आगे बढ़े नेक्स्ट सिनेरियो और अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम। अब नया सिनेरियो लेते हैं, जितना हमको समझा उससे और कितना अच्छे से समझ में आया।
आपकी बात करता हूं। आप कह रहे हो कि सर मैंने मॉड्यूल 1 दिया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का और मेरा ये रिजल्ट है, सर 23 आया, 65 आया, 62 आया, 50 आया। तो पहले हम 40% इंडिविजुअल बात करते हैं। तो 40% इंडिविजुअल के हिसाब से तो आप फेल हो गए। बस जैसे फेल का टैग आया तो आपको ये क्राइटेरिया देगा। अब समझ में आ रहा होगा? हाँ, पहले एग्जाम में थोड़ा टाइम लगता है, बाद में फिर इजी हो जाता है। सर इसमें तो मैं पास हो गया, 40 अबव है, 40 अबव है, 40 अबव तो पास हो गया। तो एक में फेल हो गए, अब सवाल उठ रहा है सर चारों पेपर दूं या किसी में एग्जाम्पशन है? तो वी विल फॉलो 2 कंडीशन, but still we have only understood 1 condition, so we will go for first condition first of all. If not fulfilled then we will go for second condition. तो बताओ बेटा, पहला कंडीशन तो आपको पता है, 2 बातें हैं उसके अंदर, 2 शर्त है, आपने पेपर अपेयर करना चाहिए, अब्सेंट नहीं लगना चाहिए। यस, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन उसी में, सॉरी सेकंड उसमें दिया गया है कंडीशन कि मिनिमम 25% ईच मार्क, ये तो आपको पता ही है। सर ये वाले केस में तो ये तो वापस फेल ही हो गया सर, ये मिनिमम फेल तो हुई और ये 25% से भी कम है क्योंकि 23 है। और सर ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब मुझे बताओ, आपका इसमें से ये वाला क्राइटेरिया नहीं हुआ ना? पिछली बार दोनों हुआ था, इसलिए आपका फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गया था। इस बार क्या हुआ? ये 2 में से एक कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। तब आपको कौन से कंडीशन में जंप मारना पड़ेगा? सेकंड कंडीशन। तो चलिए जानते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? आपको अपेयर होना पड़ेगा सारे पेपर में। तो हाँ, सारे पेपर में अपेयर है। आप केवल एक ही पेपर में फेल होने चाहिए, बस इतना ही बोला है, फेल्स ओनली 1 पेपर। तो इसका मतलब ये है, इट डजंट मैटर दैट हाउ मच परसेंटेज यू हैव स्कोर। तो पहले कंडीशन में क्या बोला था? मिनिमम 25%। तो अब अगर आपका मिनिमम 25% भी कवर नहीं हुआ, दैट मींस यू हैव स्कोर्ड बिलो 25%। हाँ सर, ये देखो ना सर, 23 मार्क आया, तो सेकंड कंडीशन आ गया ना आपके लिए। और आप देखो एक ही पेपर में फेल हो, यस, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, एक ही पेपर में फेल हो और बाकी में आपको मिनिमम 40% आना चाहिए। अरे सर ये देखो 40% आया, 40% आया, 40% आया। तो बताओ आप अभी फर्स्ट कंडीशन में आए कि सेकंड कंडीशन में? सर सेकंड कंडीशन बैठ रहा है अभी हमारा, दैट्स ग्रेट। तो सेकंड कंडीशन कब देखना है? अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो अब इसमें क्या होगा? यू आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फॉर पेपर या पेपर्स स्कोर्ड मिनिमम 60 मार्क्स टुगेदर। इससे पहले में क्या था? आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 60 मार्क्स लाना है, लेकिन इसमें क्या बोला मालूम है? बाकी जितने भी पेपर बचे हैं ना, सब पेपर के मार्क्स को जोड़ना और सारे मार्क्स को जोड़कर 60% आना चाहिए। एग्जाम्पल यहीं पर बताओ, ये 65 है, ये 62 है और ये 50 है। टुगेदर जोड़ो तो कितना होता है? क्योंकि आप पास हो ना, बोला ना, पास हो तो 40% है ही ना, तो पास हो। 60 और 50, 110 हो गया। 110 and 7 कितना हो गया बेटा? अरे सॉरी, 120 प्लस 5, 170 प्लस 177, 177 आउट ऑफ कितना है? 300 मार्क, 100 मार्क है ना? हाँ, जिसमें पास हुए वही मार्क्स गिनेंगे, ना कि 400 मार्क। तो अब मुझे बताओ, 300 का बेटा 60% कितना होता है? 300 का 60% होता है 180, लेकिन आप कितना लाए? 177। तो बताओ कम है कि नहीं है? कम है ना? तो बताओ आपका 60% हुआ एक साथ मिलकर। 60% होता तो 180 कम से कम होता। तो आप मुझे बताओ, क्या आपका कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। तो बेटा देखो, अब आपके लिए क्या लिखा गया है? कंसिडरिंग द अबव स्पेसिमेन केस, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन एनी पेपर बिकॉज यू आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी। आप किसी में भी नहीं बैठते। एक एग्जांपल और समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 आ जाओ। सेक्योर द फॉलोइंग मार्क्स प्रीवियस एग्जाम। आप बोल रहे चलो सर एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से अभी एकदम कट टू कट अब समझ ही लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव में पास होने के लिए क्या चाहिए? हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और ओवरऑल 50%। इतना समझ में आया? सही बोल रहा हूं? दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट मींस यू आर फेल, है ना? अब फेल हैं तो हमें एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना समझा? तो उसके लिए हम लोग कंडीशन 1 में ले जाएंगे, फिर नहीं हुआ तो कंडीशन 2 में, और दोनों नहीं हो पाए तो भैया आपको इज्जत में सारे पेपर देने हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स क्लियर। इतना तो समझ में आ गया। तो देखो अब आप बोल रहे हो कि सर देखो ये मेरा स्टेटस है, 18 मार्क्स मिला है, मैं फेल हो गया हूँ 40% के हिसाब से, और 40% के हिसाब से 40% के हिसाब से मैं इन तीनों में पास हो गया। अब सर फेल का टैग लग गया है,
फेल का टैग लग गया है तो मेरे को कंडीशंस में जाना पड़ेगा। तो कंडीशन 1 अपेयर होना चाहिए। हाँ सर अपेयर होना है, एब्सेंटी नहीं लगा है, तो बस आप एग्जामिशन के लिए देख सकते हो। 25% कम से कम बाकी पेपर्स में चाहिए। हाँ सर कम से कम 25, कम से कम 25 है, ठीक है सर, लेकिन इसमें ना 25 नहीं, हाँ इसमें 25 नहीं है, तो किस में जाओगे? सेकंड कंडीशन में। अब जब सेकंड कंडीशन में जा रहे हो तो वापस अपियर्ड ऑल, यस अपियर्ड ऑल। फेल ओनली 1 पेपर, यस सर फेल ओनली 1 पेपर। और मिनिमम 40% बाकी में, यस सर बाकी में 40% है। तो अब क्या करना पड़ेगा? बाकी सारे पेपर को जोड़ना पड़ेगा। तो सारे पेपर को जोड़ो, 3 पेपर हैं तो 300 मार्क्स, तो इसका 60% टुगेदर कितना होता है? 180 मार्क्स। तो आपको 180 कम से कम लाना है। देखो आप 180 आ रहे हो, पिछली बार 177 था ना। देखो इसमें सेम फंडा है, 65, 62 और 55, 5 मार्क और जोड़ दिया तो 177 प्लस 5 कितना हो गया? 182। यू हैव स्कोर्ड 182। बताओ 182 इज मोर देन 180? यू शुड स्कोर एटलीस्ट 180, बट यू हैव स्कोर्ड मोर देन 180। दैट मीन्स यू हैव एग्जेम्पशन फॉर ऑल। यस, यहां पर तीनों में एग्जेम्पशन है। क्यों? क्योंकि तीनों का मिलाकर आपको आ गया ना, उसने वही बोला है, एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, पेपर स्कोर्ड मिनिमम 60% टुगेदर। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि 25% कम से कम होना चाहिए और जिसमें 60 मार्क्स इंडिविजुअली स्कोर किया उसमें। इसमें क्या है कि मिनिमम आपको जो है एक पेपर 40% लाना है, एक सब्जेक्ट में आपको फेल रहना है बिलो 25%, और आपका टुगेदर मिलाकर बाकी पेपर में 60% होना चाहिए। तो बाकी सारे जिसमें भी आप पास हो वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है? कंसीडरिंग द अबव स्पेसिमेन केस यू आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन 3 पेपर्स CMA, ECL, ITL एज पर द सेकेंड कंडीशन। सो आई बिलीव आपको ये समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता रहता है और ये पता होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो प्लीज आपको समझा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो वापस रिवाइंड करना, जरूर समझेगा। और फिर भी नहीं समझा, कोई सिनेरियो आपके मन में है तो प्लीज मुझे कमेंट करो। दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अभी तक हमने किसकी बात की थी? आप लोगों की। आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आप बाई चांस अनफॉर्चुनेटली फेल हुए, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने प्रोफेशनल की पढ़ाई की थी, नॉट CS की, जिन्होंने उसके अलावा कोई प्रोफेशनल की पढ़ाई की थी, हम डिस्कस करेंगे। अब अगर वो लोग CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या उनको स्टार्टिंग में एग्जम्पशन है? क्या उनको स्टार्टिंग में एग्जम्पशन है? आर यू गेटिंग? आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, आप CSEET पास हो या CS फाउंडेशन पास हो, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। आपको एग्जम्पशन कब लेना है? एग्जाम के टाइम पर। कब लेना है? एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम का फॉर्म भरोगे तब। समझा कि नहीं? क्योंकि उस समय मालूम पड़ेगा आप पास हुए कि फेल। ये कौन सा सिनेरियो मालूम है डियर? आप जो है कुछ क्राइटेरिया में आ रहे हो, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ लिखा बेसिस ऑफ एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन। आपने LLB की पढ़ाई कर ली है 3 साल की या फिर 5 साल, कोई भी यूनिवर्सिटी से, और आपने अपनी इस 3 या 5 साल की पढ़ाई में कम से कम 50% एग्रीगेट स्कोर किया है, ठीक है। अब आप जो हैं यहां पर LLB वाले को तो CSEET देना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि आपको पता है एग्जम्पशन किसको है CSEET का? हाँ, जो बच्चा CA फाइनल दिया है और जो बच्चा CA में फाइनल दिया है और उसमें पास हुआ है। तो बताओ LLB उसमें लिखा था क्या? नहीं। तो LLB दिए हुए बच्चे को भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, ये क्लियर है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद वो पास हो गया, अब उसको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। बात ये आती है कि अगर उसके पास ये डिग्री है LLB की, तो भाई उसको पेपर 1 मॉड्यूल 1 में ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उसको इसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फीस तो उसको यहां पर बाद में बात करेंगे, इसका फी कितना है वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, फाइनल पास स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पर बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट फाइनल पास हुआ है किसका? CMA का। CA लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है फिलहाल, फ्यूचर में कुछ चेंजेस आएगा तो अलग बात है। यहाँ पर बोला है कि जो भी CA में स्टूडेंट है, फाइनल पास्ड है, उसके लिए हमने मॉड्यूल 1 में पेपर 4, मॉड्यूल 2 में पेपर 5 और पेपर 8 एग्जाम करके रखा हुआ है। तो मतलब उनको एग्जाम इसकी देने की जरूरत नहीं है। LLB को सिर्फ एक पेपर है और CMA वालों को डिफरेंट पेपर है, लेकिन वो 3 पेपर है। तो मतलब CMA का बच्चा 8 पेपर की जगह कितने पेपर देगा? 5 पेपर। और LLB का बच्चा 8 पेपर की जगह कितना देगा? 7। और हम जैसे साधारण लोग जो इस फुल क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं है तो वो कितना देंगे? 8। इज दैट क्लियर? अब बात आती है सर एग्जम्पशन फी है क्या? तो यस, फॉर दैट
यू हैव एग्जम्पशन फी। किसके लिए एग्जम्पशन फीस है? इन लोगों के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बेटा इनके लिए एग्जम्पशन फीस है। आपको इस पोर्टल में जाना है, ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना है और वहां पर सब्जेक्ट वाइज एलएलबी वाले के लिए एक एग्जम्पशन है तो एक पेपर का 1000, और बेटा उसके लिए जो सीए में फाइनल है उसको 3 पेपर एग्जाम है तो 1,000 करके 3,000 पे कर रहा है। इज दैट क्लियर? और जैसे वो पे करता है तो उसको बाय डिफॉल्ट एग्जाम्शन है, उसको उसकी पढ़ाई नहीं करनी। सिंपल है। और बेटा लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर एग्जाम्शन इज 9 अप्रैल फॉर जून एग्जाम। जून एग्जाम के लिए आपको 9 अप्रैल लास्ट डेट है, और दिसंबर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए लास्ट डेट क्या है? 10 अक्टूबर। तो आप याद रखिएगा ये कब है? रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर तो बाय डिफॉल्ट आपको फी कितनी पे करनी है। अगर आप नॉर्मल CSEET CS फाउंडेशन स्टूडेंट हो तो आपको 10,600, और जो बच्चा CA में या CA फाइनलिस्ट है तो उसको 15,600, क्योंकि उसको CSEET एग्जाम्प्ट है। तो ये फीस बाय डिफॉल्ट जाएगी। अब जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब आप ये फॉर्म फिल करोगे, तब आपके लिए ये एग्जाम्पशन है। वहां पर एग्जाम्पशन का ऑप्शन आता है, आप वहां पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपको बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पशन है। तो इसकी कोई चिंता नहीं है, आप शुरुआत से ही पढ़ाई इसकी नहीं करोगे तो भी आपको जो है एग्जाम्पशन मिलने ही वाला है। बस आप उस कैटेगरी में आने चाहिए, इधर LLB और यस CMA स्टूडेंट, नॉट CA एज पर द ICSI गाइडलाइन। इज दैट क्लियर? स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव। सो अब सवाल आता है, सर आपने काफी कुछ बता तो दिया, सर इसकी कोचिंग कहाँ मिलती है? देखो कोचिंग तो बहुत जगह मिलती है, और आपको मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम भी GB इन्फो टाइम जो है CS के कोर्सेज जो है उससे रिलेटेड कोचिंग आपको प्रोवाइड करती है। यह हमारा GB इन्फो टाइम का एजुकेशनल ऐप है जो iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए इसको डाउनलोड कीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कोचिंग ले सकते हैं। और उसके अलावा आज के तारीख में CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। जस्ट ग्रैब इट एंड ब्लेज इट, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और इस एडवांटेजेस को आप अपने करियर और लाइफ के हिसाब से जोड़ सकते हो। इसमें बहुत कुछ है, ये सब आपको पढ़ लेंगे आप, इसमें आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे फ्री लाइफ एनलाइटनिंग पोएम थॉट्स वीडियोस, जिससे आपका हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा, नॉट अबाउट द करियर, इवन लाइफ टू, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक एजुकेशनल बेस्ड पजल गेम भी आपको इसमें मिलता है, आप इसमें अपना माइंड बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप इसको आराम से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, और आपको अगर ये पसंद आता है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन का जमाना है तो हमें उसके साथ हमेशा बढ़ना है। 24 घंटे आपको जो है आप कभी भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल स्टूडेंट। कहाँ आप इतना ट्रैवलिंग करके न जाने कितनी दूर दूर जाओगे, कितना सारा आपका टाइम बर्बाद होगा। यू हैव ओनली 6 मंथ का टाइम, यू हैव ओनली 4 मंथ का टाइम। Already we have discussed either 6 month or 4 month, and within 6 month or 4 month you have to travel, you have to go to attend the lectures, है ना। और कुछ प्रॉब्लम आ गया, बारिश का टाइम, ये सब तो आपको पता ही है, कभी ट्रैफिक का इश्यू, कभी कुछ इश्यू, तो उस समय क्या करेंगे? सबसे बेस्ट है अभी ऑनलाइन एजुकेशनल ऐप आपके सामने अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए। आपको बेस्ट तरीके से हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ 24/7 हम आपको जो है फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार जुड़ के देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से एंड्रॉयड के लिए और किस तरह से iOS के लिए डाउनलोडिंग प्रोसीजर है, हालांकि आप सब इसको अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको नॉर्मली सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, आपको एग्जाम्शन के बारे में पता चल गया, एग्जाम्शन स्टूडेंट को कैसे मिलेगा एग्जीक्यूटिव का, और एग्जाम्शन जो LLB या CA में फाइनलिस्ट है उनको कैसे मिलेगा, उसकी फीस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, आपका एग्जाम फॉर्म कब भरना है, कट ऑफ डेट्स, रिजल्ट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, एंड फीस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। बट द थिंग इज दैट सो स्टिल वी हैव टू पे समथिंग at that time. The thing is that dear, it depends on your needs. Whatever you want, you have to pay for that. So that's why we have discussed and covered in this section, which is called post registration fee. If you want, you can, but you have to pay the applicable charges. Let's take a look. Let's have a look. तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर भी आप कुछ चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू पे द चार्जेस। आपको अपना नाम चेंज करना है ये सर हम अपना नाम थोड़ी ना चेंज करेंगे सर, कभी कभी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर शादी हो चुकी है तो लड़कियों के नाम चेंज हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो उस बेस पर
तो कुछ नहीं, आपको 200 रुपया पे करके आप चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और पोर्टल वही है ICSI का। फोटोग्राफ चेंज करना है सर, अभी ना मैं बच्चा था, अब मैं जवान हो गया हूँ सर, अभी ना सॉरी सर, अभी ना मेरी लुक बहुत सुंदर हो चुकी है, तो अभी मैं अपना लुक चेंज कर रहा हूँ, तो सर ये वाला कर लेता हूँ। तो जो भी आपके एक्सक्यूज हैं उसके लिए 100 रुपया फी है। और अपना सिग्नेचर चेंज करना है, 100 रुपया फी है। इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा अभी। ओके, पेपर वाइज एग्जामिशन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 1000 रुपीज पर पेपर। डुप्लीकेट रिजल्ट कम मार्कशीट, आपका अगर मार्कशीट गुम हो जाता है या आपको डुप्लीकेट चाहिए तो जितने बार आप मार्कशीट मांगोगे 100 रुपया। सो जितने बार, हाँ जितने बार मांग रहे बाबा, कितना चाहिए तो ये। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, आप चाहते हो कि मुझे मेरा पेपर चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स कैसे थे, बराबर चेक किया कि नहीं। फॉर दैट पर पेपर यू हैव टू पे 250 आफ्टर द एग्जाम ऑफ कोर्स, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कोर्स। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक, ठीक है कि नहीं, आपको आंसर बुक चाहिए सर्टिफाइड करके, तो आपको जो है 500 रुपया पर पेपर मिलेगा, ये आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें आपको स्टैम्प एंड ऑल चाहिए, तो वो 590 प्लस GST एंड ऑल। तो यहाँ पर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मुझे समझ में आता है इसकी आपको इतनी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चीजें चेंज होंगी, यहाँ पर बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग? द थिंग इज दैट from start to end you have 3 kind of trainings. How much? You have 3 kind of trainings, but in an executive program how much? The answer is that you have only one training. So please have a look on that. याद रखना डियर, CS के प्रोफेशन में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना 2 तरह के ट्रेनिंग है। एक तो आपका ट्रेनिंग होगा प्रैक्टिकल, एक होगा थियोरिकल, ठीक है कि नहीं। तो थियोरिकल ट्रेनिंग की फिलहाल बात करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हमने बात की थी वो आपको होगा एग्जीक्यूटिव एग्जाम के पास होने के बाद। तो सर क्या मुझे अभी कोई ट्रेनिंग लेनी है? यस। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चे लोग कॉल करके पूछते हैं, तो इसको प्लीज अच्छे से देखिए। आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मतलब आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद, कब? उसके बाद 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं ODP प्रोग्राम। क्या कहते हैं? ODP प्रोग्राम, 1 डे प्रोग्राम। क्या कहते हैं? 1 डे प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? तो डियर ये 1 डे प्रोग्राम नाम से ही लिखा हुआ है, एक ही दिन का होगा, और ये कब तक करना है? विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CSEP। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे अगर आज 18 सितंबर है और अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया फॉर एग्जांपल, तो बेटा आज के रजिस्ट्रेशन से लेकर 15 दिन, विद इन 15 डेज बोला है ना, आज के रजिस्ट्रेशन से लेकर 15 दिन के अंदर आपको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना है, कंपलसरी है, देना है तो देना है। इज दैट क्लियर और नॉट? इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है सर, ये जितनी गाथा मैंने अभी आपको सिखाई ना कि ट्रेनिंग एंड ऑल, ये सब पासिंग क्राइटेरिया एंड ऑल, यही सब है, एकदम सिंपल है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहना, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करना है, 1 डे है, बस सुनना है, ठीक है। टू नो ऑल अबाउट द CS कोर्स एंड प्रोफेशन, सिंपल हो गया कि आपको जानना है कि CS कोर्स क्या है, उसके प्रोफेशन कैसे होते हैं, तो वही आपको समझाते हैं। और ये जो है आप ICSI के ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड चैप्टर्स, जो आपके नजदीक में है वहां जाकर कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन कर सकते हो www.icsi.edu में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन कर लेना, है ना। अगर आपसे ब्रांचेस दूर हैं, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन कर लो, कोई टेंशन नहीं है, सेम इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव ट्रेनिंग वाला एरिया आपको समझ में आ गया है कि CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के समय you have to take only one training, that is called ODP, which is for only 1 day. Am I right? You can go either branch in a physical mode or online at www.icsi.edu. Is that clear? And at the time of registration, you have already paid this fees. That is, I think, almost 600 rupees. Am I right? So not to worry, but you have to compulsory take the orientation program within 15 days of CS executive program registration. Is that clear? So that's great. We have fulfilled. Yes sir, we have fulfilled all eligibility criteria. ये सब हमने fulfill कर लिया है. Am I right or not? So that's great dear. We have achieved everything, and I believe you are a future CS, right? Because you are Shurveer. And don't forget about the GB Info Time Education Lab. Just download now. ओके, सो हमेशा याद रखना, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत। तो हौसले हमेशा बुलंद रखना, कामयाबी तुमको तुरंत मिलेगी। थैंक यू सो मच।
Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.